तो अब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का जो न्यूक्लियर फिजिक्स और रेडियोएक्टिविटी वाला पार्ट है उसका थ्योरी का पहला छोटा सा रिवीजन करेंगे और फिर उसी के जो एग्जाम्पल्स सवाल आए हुए हैं वही करेंगे जैसा अभी तक हम करते आ रहे हैं। और इसके अंदर भी आप देखेंगे इजी वाली चीज़ें हैं और वेटेज अच्छी खासी है। तो लेट्स प्रोसीड। तो न्यूक्लियस की डायमेंशन का फॉर्मूला ये याद होना चाहिए भाई सबको, और ये एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू पता अच्छा रहता है। ए इज मास नंबर, एटॉमिक मास यूनिट या यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो कार्बन का वैल्यू करके इतना आ जाता है। ओके, अभी रीसेंट जो चेंजेस हुए हैं एसआई में उसके बाद इसमें भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आया, तो एक बार इसको देख लीजिएगा जो मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है। रीसेंट चेंजेस ऑफ एसआई का जो डॉक्यूमेंट है वो आप जरूर देख लीजिएगा। मास एंड एनर्जी का ये फॉर्मूला आइंस्टाइन की इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, फिजिक्स की सबसे फेमस इक्वेशन मानी जाती है ये। मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस। तो ये आइडिया क्या है, पढ़ तो रखा है, अपन तो रिवीजन ही कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई न्यूक्लियस जो होता है उसका मास थ्योरेटिकली जो आना चाहिए उससे थोड़ा सा कम आता है। थ्योरेटिकली तो कितना आना चाहिए, Z उसमें प्रोटॉन्स है तो ZMP, A माइनस Z न्यूट्रॉन्स है इतना, पर एक्चुअल मास उससे कम आता है, इसको मास डिफेक्ट बोलते हैं। और ये एनर्जी जो है न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए या उसको चाहिए होगी या बनाते हुए खर्च हो गई थी, दोनों तरीके बात कर सकते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी हो जाती है डेल्टा mc स्क्वायर, ये स्क्वायर है ऊपर, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपकी आ गई। ग्रेटर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, पर एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, पर न्यूक्लियन जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा बाइंडिंग, उतना ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे कि सिर्फ जीडीपी ज्यादा होने से देश अमीर नहीं कहलाते हैं, किससे कहलाते हैं, पर कैपिटा इनकम ज्यादा होनी चाहिए। जैसे इंडिया में इतना कमाते हैं पर पॉपुलेशन इतनी ज्यादा तो कम हो जाता है, सिंगापुर इतना कमाता है पर पॉपुलेशन इतनी कम तो पर कैपिटा इनकम ज्यादा तो अमीर हो जाता है। खैर, न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, जिसके अंदर हैवी न्यूक्लियाई जो है वो 200 से ऊपर का यदि दो में टुकड़ों में टूटता है, दैट इज न्यूक्लियर फिजन जो देखा जाता है। टोटल बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीजेस, एक्सेस एनर्जी इज रिलीज। टोटल बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होती है, एनर्जी रिलीज हो जाती है एक्सेस, तो आपका स्टेबिलिटी बढ़ती है, तभी कोई चीज अपने आप होती है। दम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग गड़बड़ लिखा हुआ है, MAN नहीं है, ये MAIN होना था। द मेन पॉइंट नहीं है, ऑलराइट। मेन पॉइंट ऑफ द फिजन एनर्जी इज लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये दोनों फ्रेगमेंट निकलते हैं, टूटता ही है, तो टूटने पर जो ये एनर्जी है बेसिकली इन सबके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जाती है। साथ में मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन भी लगेंगी, अभी देखेंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, इसमें दो छोटे जुड़ते हैं और बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है, जनरली 20 से नीचे का होता है, और हाई टेम्परेचर पे जाके रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि आजकल हम लोग सुनते भी रहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में, कोशिश कर रहे हैं कि हो रहा है नहीं हो रहा है, ये डिस्कशन चलता रहता है, तो वाली चीज चल रही है। और एनर्जी रिलीज एक्सीड्स द एनर्जी लिबरेटेड इन द फिजन ऑफ द हैवी न्यूक्लियाई, राइट। तो इसमें एनर्जी रिलीज होती है, राइट, जो टूट के निकलती उससे ज्यादा, मतलब ये उल्टा करेंगे तो उससे ज्यादा एनर्जी इधर रिलीज हो रही है, ये ऐसा कह रहे हैं। The energy released in the fusion is specified by the specifying Q value. Q value of reaction कितनी होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है, सबके लिए वैलिड है, ऊपर और इधर। इसके अंदर बीटा नेगेटिव जब होता है एमिशन तो आपका Z1 से बढ़ता है, और बीटा पॉजिटिव होता है तो Z1 से कम हो जाता है। बीटा नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, विच इज एसेंशियली आपकी रिएक्शन वुड बी समथिंग लाइक दिस। और बीटा पॉजिटिव में क्या हो रहा होगा, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन बन रहे, दिस इज बीटा पॉजिटिव, दिस इज बीटा नेगेटिव, बीटा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं Z 1 से बढ़ गया क्योंकि प्रोटॉन बढ़ गया, यहां एक Z कम हो गया क्योंकि प्रोटॉन कम हो गया, ठीक है। चलिए लेट्स ट्राई दिस एग्जांपल। So here we go. रेडियोएक्टिव डिके चेन चल रही है जिसमें थोरियम से शुरू हो रहे हैं,
और एट द एंड देर आर 6 अल्फा पार्टिकल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, 4 बीटा पार्टिकल्स। तो इससे अपन एंड न्यूक्लियस का ए और जेड पता करना, ये ऑप्शंस दे रखे हैं। देखिएगा बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये। अब अल्फा पार्टिकल यदि 6 है, ओके, तो ए में कितना फर्क पड़ा? एक अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो आपके मास में जो फर्क पड़ेगा वो 6 × 4 24, तो 208 हो गया। अब 208 तो वैसे इसमें 2 ऑप्शन है, तो फिर चेक करना पड़ेगा जेड के लिए। जेड के लिए कैसे पता करेंगे? मैंने बताया था अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन, तो 6 × 2 12 प्रोटॉन कम हुए, ऑलराइट। लेकिन यहां पे बीटा पार्टिकल भी दे रखा है, तो अपन सीधे सीधे यहां पे उठा के यदि अपन ने 90 - 12 करते थे तो गलत हो जाता आंसर, राइट। तो यहां पे +4, क्योंकि वो भी चेंज हुआ होगा, तो इससे आपका आंसर आ जाता है 4, दैट इज 82। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे मुझे लगता है एक बार ये बीटा पार्टिकल वाली चीज समझा देते हैं कि बीटा पार्टिकल वाली कहानी कैसे आई, ठीक है। देखिए Z जो है ना आपका, यदि ये बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं तो या दोबारा लिख देते हैं यहीं पर ही। बीटा पार्टिकल कब निकलते हैं? बीटा पार्टिकल निकलते हैं जब इसमें कन्वर्जन हुआ होगा न्यूट्रॉन का, तभी बीटा पार्टिकल एमिट होंगे, ऑलराइट। तो यदि 4 बीटा पार्टिकल निकले हैं, वो तो निकल गए, तो 4 न्यूट्रॉन अंदर और पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए होंगे, इसलिए +4। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, चलिए देखते हैं इसको। You are given that the mass of lithium is this, helium is this, mass of hydrogen is this, 20 ग्राम को कन्वर्ट किया बाय प्रोटॉन कैप्चर। प्रोटॉन कैप्चर का क्या मतलब होगा कि इसके अंदर एक प्रोटॉन जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो कितनी एनर्जी लिबरेट होगी, ये सवाल पूछा गया। ये 4 ऑप्शन है, लेट्स सी। तो ये मैंने जैसे बताया था इक्वेशन लिख दी। डेल्टा एम अपन ने आपको सिखाया ही था, फ्यूजन के लिए हो चाहे कैसे भी हो, तो यही आने वाला है। 2 हीलियम बन रहे, ऑलराइट। तो एनर्जी रिलीज डेल्टा एम सी स्क्वायर, मास अपन को दे रखा है लिथियम का, ऑलराइट। तो 1 ग्राम के लिए कितनी निकलेगी, ये निकाल के कैलकुलेशन करते चले गए आप, तो टोटल 20 ग्राम के लिए एनर्जी की वैल्यू आ गई है। ये सब्ट्रैक्ट किया अपन ने, 7 + 1.0079 और 2 के लिए काट दिया, राइट। और पर ग्राम निकालना था लिथियम का पर ग्राम निकालना था, तो इसलिए अपन ने लिथियम का डिवाइड करके 20 से निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी निकलवा रहे हैं अपन से, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास और टिन न्यूक्लियस का एक्चुअल मास दे रखा है। न्यूक्लियस का मास दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कभी कभी बहुत डिफिकल्ट सवाल करना हो तो एटम का भी दे देते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला अपने पास ऊपर था ही सही। तो एक्सपेक्टेड मास कितना आ रहा है, इतना, और एक्चुअल मास कितना है ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे एक्चुअल मास और एक्सपेक्टेड मास में जो अंतर है, और उसको अपन ने 31 से कर दिया मल्टीप्लाई, 931 से, क्योंकि वो आपका पर न्यूक्लियाई हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज योर एनर्जी जो कि लिबरेट हो जाएगी। तो पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी आ गई है। ये बड़ा अच्छा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्राई करिए। The decay of a proton to neutron is possible कि not possible, alright। न्यूक्लियस के अंदर तो होता है, alright। तो 4 ऑप्शन है, लेट्स सी। न्यूक्लियस के अंदर तो होता है, ये तो हमको पता है कि बीटा पॉजिटिव डिके है। बाहर पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि एक्चुअली मास जो होता है वो कम होता है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर इसलिए हो जाता है, प्रोटॉन का मास कम होता है न्यूट्रॉन से, क्योंकि वहां वो
न्यूक्लियाई से एनर्जी लेकर को कन्वर्ट कर देता है मास में, इसलिए। फिर से वो सवाल, हाउ मेनी अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल एमिटेड व्हेन यू कन्वेज टू दिस, यूरेनियम इसमें कन्वर्ट हो रहा है। पहले अपन को दिया था इतने अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल निकल रहे, तो बताओ क्या बना। अब ये उल्टा सवाल है, सेम टू सेम लॉजिक जो पहले लगाया था। ट्राई कर लीजिए। तो ये अपन ने इक्वेशन सीधे सीधे लिख ली है डिफरेंस के बेसिस पे। ओके, डिफरेंस के बेसिस पे कैसे लिख ली है, क्योंकि 238 और 206 है, राइट। तो उसमें से अपन ने सब्ट्रैक्ट कर लिया, उससे आपका ए का डिफरेंस मिल जाएगा। कितना आ गया, 4। एक अल्फा पार्टिकल से फर्क पड़ेगा, तो 8 तो अल्फा होने ही होने हैं, राइट। वैसे तो करने की जरूरत ही नहीं है कि 8 अल्फा एक ही केस में, पर आप दोबारा चेक कर सकते हैं कि बीटा 6 क्यों चाहिए। फिर से वो डिफरेंस देख लीजिए नीचे का, वो 10 का डिफरेंस है, राइट। इसकी वजह से कितने बढ़ते, इसकी वजह से तो 8 अल्फा हैं, तो 2 16 कम होने चाहिए थे, लेकिन कम 10 ही हो रहे। 10 कम हो रहे मतलब 6 और होंगे बीटा पार्टिकल जो कंपनसेट कर देंगे। चलिए एक सवाल और, here we go. Hydrogen ion singly ionized helium atom are accelerated from rest through the same potential difference. The ratio of final speeds of hydrogen helium ion is close to. देखिए भाई, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया, द रेशियो ऑफ द फाइनल स्पीड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम आयन, राइट। ये किसके आसपास होगी, ये बातचीत चल रही है। तो ये सवाल पहले भी अपन ने दूसरी तरह से भी किया हुआ है। तो क्यू डेल्टा वी किया हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर, और ये आपका रिलेशनशिप आ गया, क्यू डेल्टा वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर दिया। तो ये अपन ने पहले भी इसी टाइप का सवाल किया था, वही रेशियो आ गया। अब हम लोग आते हैं रेडियो एक्टिविटी पे, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी में 2 तरह की होती है, एक नेचुरल, एक इंड्यूस्ड, ठीक है। 2-3 तरह के डिके होते हैं, अल्फा डिके, बीटा डिके और गामा डिके, जो कि सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। इंपॉर्टेंट बातें क्या है अल्फा पार्टिकल के बारे में, हीलियम न्यूक्लियस होता है, करीब इतनी वेलोसिटी से निकलता है, एनर्जी इस रेंज की होती है। ये एनर्जी की रेंज याद रखिएगा, बहुत काम आएगी, ठीक है। और इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा नहीं होती है, पर होती है ठीक ठाक, ठीक है ना। बीटा पार्टिकल की एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन की फॉर्म में आते हैं, पेनिट्रेशन ज़्यादा होती है और वेलोसिटी भी अच्छी खासी ज़्यादा आती है। गामा तो रेडियो वेव से वेरी हाई एनर्जी की, एक्सरे से भी ज़्यादा एनर्जी की। लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिस्टेंस, डिसइंटीग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये अपन ने जो अभी पढ़ा था, यूज़ कर रहे थे, वो की वही चीज़ें यहाँ पे फिर से लिखी हुई है। यहाँ पे बीटा एमिशन के अंदर, ऑलराइट, एंटी न्यूट्रिनो भी निकलता है साथ में, ये भी पता होना चाहिए। चार्ज नंबर, मास नंबर पे गामा एमिशन का फर्क नहीं पड़ता। स्टैटिस्टिकल लॉ किस रेट से डिके होता है, तो dn/dt डिके की रेट है ये, तो ये प्रोपोर्शनल टू n हो जाती है। चूंकि डिके इसलिए माइनस लैम्डा n यहाँ पे लगा रखा है, और लैम्डा n को एक्टिविटी भी कह देते हैं, ठीक है। n का फॉर्मूला इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं, हाफ लाइफ का फॉर्मूला ये पता होना चाहिए, और मीन लाइफ का फॉर्मूला या तो ऐसे इंटीग्रेशन से निकाल लीजिए, या फिर सिंपली 1/λ याद रख लीजिए। यूनिट क्यूरी पता होनी चाहिए कि भाई ये क्या है, 1 यूनिट ऑफ एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिविटी इन विच द नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड इज 3.72 × 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन हो रहे हो पर सेकंड, तो उसको 1 क्यूरी कहते हैं। चलिए विल बिगिन विद द क्वेश्चन, ट्राई इट। So at a given instant say t is equal to 0, two radioactive substances A and B have equal activities, alright, equal activity मतलब lambda n same है ना, equal activity, the ratio of their activities after time t itself decays with time t as e this. If the half life of A is this
हाफ लाइफ ऑफ बी पूछा है कितनी होगी, ठीक है। अब ये क्या बोला है कि इनकी एक्टिविटीज आफ्टर टी टाइम डिकेज विद टाइम टी इज ई रेज़ टू पावर -3t। तो अपन ने फॉर्मूला देखा, आर का फॉर्मूला, बी और ए का फॉर्मूले का रेशियो देखा, तो ये ई रेज़ टू पावर -3t आ रहा है। राइट, ये जो 3 होगा इस फॉर्मूले से देख सकते हैं, लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए करके आ रहा है, तो उसकी वैल्यू 3 हो गई। और यहाँ पे पुट कर दिया फॉर्मूले के अंदर, लॉग के साथ में सॉल्व किया, तो ये आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। करते जाइए, बहुत आसान से फॉर्मूले हैं ये, एक ही फॉर्मूला बार बार चलता है। ओके, ये फॉर्मूले में यदि डाउट है तो बेसिकली कैसे आया, n इज n नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी। ओके, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो ये एक्टिविटी का फॉर्मूला बन गया वो तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लेट्स गो। Two radioactive substances have decay constants this T is equal to 0, a sample has the same number of 2 nuclei, the taken for the ratio of the number of nuclei to become 1 by E square will be, ये time है यहाँ पे missing, time taken for the ratio of the number of nuclei to become 1 by E square will be। alright, अब ये रेशियो जो था सेम था, 1 by E square कब होगा, अगेन n के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, ये रहा n का फॉर्मूला, ये रहा इसके n का फॉर्मूला, इसके रेशियो को अपन ने 1 by E स्क्वायर पुट कर दिया और ये E के अंदर इसको सॉल्व किया, ये टाइम की वैल्यू आ गई 1 by 2 लैम्डा। वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं सवाल का सॉल्यूशन, आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। द रेशियो ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल फॉल्स फ्रॉम दिस टू दिस इन 30 मिनट्स, इट्स हाफ लाइफ इज क्लोज टू, राइट। अब क्या हो रहा है इसमें, एक्टिविटी जो है 700 पर सेकंड से 500 पर सेकंड की 30 मिनट्स तो हाफ लाइफ निकालनी है, तो ये एक्टिविटी का फॉर्मूला लिखा अपन ने। ओके, और इसको हाफ लाइफ की टर्म्स में ये जो लिख दिया है, ये बेसिकली क्या है, ये हाफ लाइफ की टर्म वाला फॉर्मूला है, जो नंबर के साथ में आप लिख सकते हैं कि भाई कोई भी नंबर जो होगा वो n0 और हर हाफ लाइफ में आधा होता चला जाता है, राइट। तो वो बेसिकली जैसे कि एक हाफ लाइफ में आधा हो गया, 2 हाफ लाइफ में 1/4 हो जाएगा, जैसे यहां पे 2t हाफ रखा आपने तो 1/4, ऐसे ही चलेगा। पुट कर दीजिए यहां पे, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्या है, रेडियोएक्टिव मटेरियल है, फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मटेरियल रिमेनिंग आफ्टर टाइम इज दिस, द फ्रैक्शन दैट वाज रिमेनिंग आफ्टर t/2 इज, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर डिके का फॉर्मूला लिखा, पहली बार में टी टाइम में इतना बचा था, फ्रैक्शन 9/16, इससे आपका टी निकल गया, और फिर t/2 टाइम में आप देख सकते हैं e की पावर माइनस लैम्डा t/2 होगा, टी ऊपर है ना, तो इसका रेशियो आपने लिखा तो √9/16 आ गया, सो आपका ये 3/4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई कर लिया होगा आपने, हाफ लाइफ दे रखी 2.7 डेज, एक्टिविटी इतने मिलीग्राम की, इतने एटॉमिक वेट मानते हुए अपन को दे रखी है, पर मोल कितनी होगी, राइट। तो अपन को इसमें कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं एसेंशियली, तो ये देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल रखे हैं, राइट। एक्टिविटी लैम्डा n होती है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने इस समय, टोटल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर, और इसको क्यूरी की टर्म्स में अपन ने फॉर्मूला पता होना चाहिए। बैक्रेल तो 1 रेडिएशन पर सेकेंड होती है, ठीक है ना, 1 डिके पर सेकेंड, तो ये आपका आ गया आंसर। नेक्स्ट, ये तो सेम ही क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रैक। तो एक्टिविटी ऑफ अ रेडियोएक्टिव मटेरियल इज दिस, इफ द हाफ लाइफ ऑफ द मटेरियल इज 5 days, आफ्टर हाउ मेनी डेज द एक्टिविटी विल बिकम 2 × 10⁻⁵ क्यूरी, ये पूछा है। अब इसमें क्या किया, इफ द हाफ लाइफ ऑफ द मटेरियल इज 5 days, 5 दिन के बाद में राइट कितनी हो जाएगी एक्टिविटी। तो देखिए एक्टिविटी की ओरिजिनल वैल्यू, दूसरी वैल्यू, रेशियो आ गया नंबर्स का, नंबर का रेशियो आप देख रहे हैं 128 है, 128 2 की पावर में कहां बैठता है 7 में, तो सीधे सीधे आंसर आ गया 35 days। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ सर्टेन रेडियोएक्टिव सिंपल्स, आपने ट्राई कर लिया होगा। एट एनी इंस्टेंट इज दिस, ये आपको डिसइंटीग्रेशन रेट दे रखी है, dN/dt दे रखा है बेसिकली। 10 minutes later द रेट बिकम्स दिस, 10 मिनट के अंदर आप देखिए रेट की नई वैल्यू दे दी है इन्होंने, राइट। द अप्रॉक्सीमेट डिके कांस्टेंट लैम्डा निकलवाया है और ये लॉग की जरूरत पड़ेगी इसलिए दे रखा है इन्होंने। सो t = 0 पर डिसइंटीग्रेशन रेट ये है, तो आपकी एक्टिविटी का फॉर्मूला आपने लगा दिया, ये देखिए एक्टिविटी का फॉर्मूला 2250 हो गई, पहले 4250 थी, e⁻⁻λt, टाइम 10 मिनट दे रखा है, लॉग लेके आपने लिखा इसको, तो ये 0.063 आ गया, काम हो गया खत्म, राइट। कभी कभी रेयरली पैरेलल के सवाल भी आ जाते हैं। पैरेलल मतलब क्या, जरा समझ लेते हैं कि भाई किसी सिनेरियो के अंदर जो डिके हो रहा है वो दो अलग अलग प्रोसेसेस से साथ में हो रहा है, ठीक है। ए बी मतलब ए है वो बी में भी टूट रहा है और सी में भी टूट रहा है, और टोटल तो Na+NB है, ठीक है। तो इसको अपन ने डिके में लिखा, तो ए से बी भी बन रहा है, ए से सी भी बन रहा है, ये λ1 की रेट, ये λ2 की रेट। तो d/dt किया अपन ने, ये अपने पास फॉर्मूला आ गया, राइट। तो इसमें हो कुछ नहीं रहा, इसमें आपको दोनों का डिके को जोड़ना होता है, केमिस्ट्री में भी पढ़ाते हैं ये, राइट, फर्स्ट ऑर्डर रेट रिएक्शन। तो -λ1 + λ2 Na, ये यहां पे याद रह जाए तो आपका मस्त काम चल जाएगा। कभी कभी इसमें बात करते हैं कि भैया, राइट, ये डिके जो है कई बार रेडियो एक्टिविटी की जगह कोई बायोलॉजिकल फॉर्म में भी दे सकते हैं, कि जैसे एक बॉडी के अंदर आपने कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल डाला तो वो एक तो बॉडी से ऐसे भी निकलता रहेगा और डिके भी होता रहेगा, लेकिन वो फॉर्मूला सेम टू सेम ही रहेगा, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। तो अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस कैन डिके बाय 2 डिफरेंट प्रोसेस। हाफ लाइफ द फर्स्ट प्रोसेस दिस, और दूसरे की 4.5 है, ये 4 है फॉर द सेकंड प्रोसेस। द अफेक्टिव हाफ लाइफ ऑफ द न्यूक्लियस विल बी, अफेक्टिव हाफ लाइफ कितनी होगी, राइट। तो अफेक्टिव हाफ लाइफ का फॉर्मूला, वैसे तो अपने अफेक्टिव लैम्डा का फॉर्मूला दे ही रखा था, λ1 + λ2 दिख रहा है, साफ साफ ये आ रहा है। तो अफेक्टिव हाफ लाइफ का फॉर्मूला 1/T हाफ पुट करके ये आ जाता है, राइट, ln2/T हाफ पुट करके ये यहाँ पे कर रखा है, सीधे सीधे फॉर्मूला का यूज करके आंसर आ जा रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस डिके बाय 2 डिफरेंट प्रोसेस, हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट प्रोसेस दे रखी है, सेकंड प्रोसेस दे रखी है, अफेक्टिव हाफ लाइफ पूछिए। सेम क्वेश्चन दोबारा है, जल्दी से फॉर्मूला पुट करके आप सॉल्व करिए, पॉज कर सकते हैं। ये आपने वही फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट करी और सीधे आपका आंसर आ गया, अफेक्टिव हाफ लाइफ का 9। सो आई थिंक दैट्स इट। अब मैं इसके साथ में आपको असाइनमेंट दे दूंगा रेडियो एक्टिविटी, और जो पहले की मॉडर्न फिजिक्स थी पूरा 2 असाइनमेंट दूंगा अलग अलग, क्योंकि वेटेज अच्छी खासी है दोनों ही पार्ट की, तो आप 2 असाइनमेंट है, दोनों असाइनमेंट आप कर लीजिए और बिल्कुल बेफिक्र होकर आप मेंस का एग्जाम देने जाए, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज अच्छा खासा है। वो मैंने इस असाइनमेंट के थ्रू, इस शॉर्ट नोट्स के थ्रू, और ये लेक्चर तो नहीं है पूरा, सिर्फ आपकी हेल्प है कि आपको इसको पढ़ते हुए कहीं पे थोड़ी तकलीफ हो तो आवाज़ सुन के थोड़ी क्लियर हो जाए, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। पूरी डिटेल लेक्चर तो आपको बहुत सारे इंटरनेट पे भी अवेलेबल हैं, आपने खुद ने भी पढ़े होंगे, वहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू।